हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुहानी और निहारिका दोनों बहनें एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों ही बहुत ज्यादा गोरी और चिट्टी थी। दोनों हमेशा से ही ब्लैक कपड़े पहना करती थी, फिर चाहे वो इंडियन हो या फिर वेस्टर्न। पर दोनों बहनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सुहानी बहुत ही संस्कारी थी, तो दूसरी तरफ निहारिका बहुत ही ज्यादा बदतमीज और घमंडी थी। उन दोनों का एक दोस्त था, विशाल, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल और थोड़े सावले से रंग का था। वो मन ही मन निहारिका से बहुत प्यार करता था और सुहानी विशाल से प्यार करती थी। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में सुहानी काला सूट और निहारिका ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनकर आ रही होती है। विशाल एकटक निहारिका को देखता ही रहता है। निहारिका विशाल को अनदेखा करके वहाँ से चली जाती है, मगर सुहानी उसके पास आकर उससे बोलती है, हाय विशाल, कैसी लग रही हूँ मैं? हेलो विशाल, कहाँ खो गए तुम? अरे कहीं नहीं, तू बता कब आई? मैं तो कब से तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, पर तुम हो कि तुम्हारा ध्यान ही पता नहीं कहाँ है। अरे नहीं पागल, वो बस ऐसे ही। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन सुहानी हाथों में गुलाब का फूल लिए विशाल को अपने दिल की बात बताने जा ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि विशाल उसकी तरफ आ रहा है और उसे देखकर वो गुलाब अपने पीछे छुपा लेती है। विशाल उसके पास आकर उससे बोलता है, यार सुहानी, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। विशाल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। नहीं, तू बता पहले। नहीं, पहले तुम बताओ, तुम क्या बताना चाहते हो? ठीक है, सुन। हाय, लगता है अब तो मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे बोलने से पहले ये खुद ही बोल देगा। तू सुन रही है ना? हाँ, बोलो ना, जल्दी बोलो, सुन रही हूँ मैं। यार, मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ तुम्हारी बहन निहारिका से। क्या? हाँ, मैं उसे बहुत चाहता हूँ, पर कहने से बहुत डरता हूँ। पागल, ज्यादा मत सोचो। अगर दिल की बात को दिल में ज्यादा दिन रखो ना, तो दिल टूट जाता है। डर लग रहा है, कहीं वो मना ना कर दे मेरे काले रंग के चक्कर में। अरे नहीं करेगी, और देखो वो यही आ रही है। जाओ जाओ, जल्दी से जाओ। विशाल फूल लिए निहारिका के पास जाता है और अपने घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज करता है। निहारिका खूब जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, अरे अपनी शक्ल देखी है तुमने, बंदर के जैसी? अरे शक्ल तो छोड़ो, अपना रंग देखा है तुमने? वो अपने हाथ आगे करती है और फिर विशाल के हाथ आगे करती है और दोनों के रंग को कंपेयर करते हुए वो कहती है, ये देखो हकीकत, कहाँ तुम कहाँ मैं? अरे कभी दिनों रात का मेल हुआ है क्या? सही कहा है किसी ने, लोगों को काला रंग तो पसंद आता है, मगर काले लोग नहीं। अरे एक बात है ना, कान खोलकर सुन लो कि काले रंग की खूबसूरती बढ़ जाती है जब निहारिका उसे पहन कर निकलती है, और तुम अंकल टाइप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। निकलो यहाँ से। विशाल की बेइज्जती करके निहारिका वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद विशाल डिप्रेशन में रहने लगता है और उसका डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो खुदकुशी की कगार पर आ जाता है और वो अपनी जान देने के लिए कॉलेज की छत पर चला जाता है। जैसे ही वो नीचे जंप करने लगता है, तभी सुहानी वहाँ आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर खींच लेती है, साथ ही उसकी जान भी बचाती है। जिसके बाद वो उसे एक जोरदार तमाचा लगाते हुए कहती है, अरे पागल हो गए हो क्या? अपना होश खो रहे हो? अरे ये क्या करने जा रहे थे, तुम्हें कुछ पता भी है? तो क्या करूं? क्या मैं इतना बुरा हूं जो तुम्हारी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया? क्या इंसान का रंग रूप ही सब कुछ होता है क्या? उसको प्यार करने का कोई हक नहीं? अरे लोगों के मजाक के चक्कर में क्या तुम अपनी जान ले लोगे? पागल हो गए हो क्या विशाल? चलो मेरे साथ यहाँ से। सुहानी विशाल को लेकर एक अच्छे महंगे सलून में जाती है, जहाँ वो उसका मेकओवर करवाती है, साथ ही उसके कपड़े पहनने का तरीका भी बिल्कुल बदल देती है।
और उसे एक बोरिंग विशाल से कूल डूड बना देती है। अब जो भी लड़की विशाल को देखती तो वो बस उसे देखती रह जाती। इसी बीच सुहानी और विशाल की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन निहारिका फोन पर किसी से बात कर रही होती है कि तभी उसके सामने विशाल जा रहा होता है। वो विशाल का बदला हुआ रूप देखकर बिल्कुल चौंक जाती है और उसे एक टक देखती ही रहती है। उसको देखकर वो मन ही मन बोलती है, हाय, ये वही विशाल है जिसने मुझे ऑफर दिया था। हे भगवान, ये इतना कैसे बदल गया। ऐसे ही रात को विशाल अपने घर में सो रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है और वो फोन उठाकर बोलता है, हेलो, कौन बोल रहा है? अरे हम बोल रहे हैं। अरे बताओ भी यार, कौन बोल रहा है? फोन कट करूं या बताओगी कौन हो? ओके ओके, रुको रुको, आई एम निहारिका यार। बोलो, कैसे फोन किया? एक्चुअली मैंने तुम्हें सॉरी कहने के लिए फोन किया है। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत रूड तरीके से बात की थी। प्लीज, आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं, जो हुआ उसको भूल जाओ। दोनों यूं ही कुछ देर हंस हंस कर एक दूसरे से बात करते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब निहारिका विशाल के आगे पीछे घूमना शुरू कर देती है। उसके करीब जाने की कोशिश करती है, पर विशाल कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ही एक दिन सुहानी और विशाल पार्क में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी निहारिका उन दोनों को देख लेती है और उनके पास जाकर बोलती है, सुहानी, तू यहाँ क्या कर रही है, और वो भी विशाल के साथ? कुछ नहीं, बस यूं ही बातें कर रही थी, पर लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। रुको रुको, तुम यहीं रुको, मैं यहाँ विशाल से कुछ कहने आई हूँ। अब तुम मेरी बहन हो तो ऑब्वियसली तुम्हें भी पता ही होना चाहिए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं, तो तुम भी सुन लो। निहारिका अपने पर्स से फूल निकालती है और अपने घुटनों के बल बैठकर विशाल को वो फूल देते हुए बोलती है, आई लव यू विशाल, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सॉरी स्वीटहार्ट, बट यू आर लेट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू बिकॉज यू आर नॉट ऑफ माई टाइप। विशाल उसके हाथों से फूल लेकर अपने घुटनों के बल बैठकर वहीं पास में ही खड़ी सुहानी को प्रपोज कर देता है और ये देखकर निहारिका गुस्से से तिलमिला जाती है। प्यार करता हूँ सुहानी से और शादी भी इससे ही करूँगा। ये वो है जिसने मुझे एक दोस्त और प्यार के रूप में स्वीकार किया, ना कि तुम्हारी तरह रंग देखकर। तुमने मेरा साथ छोड़ा। अगर इतना ही काले रंग से नफरत है तो पहनना ही छोड़ दो इसे। विशाल की बातें सुनकर निहारिका का सर शर्म से झुक जाता है और फिर उसे वो दिन याद आता है जब सबके सामने उसने विशाल की बेइज्जती की थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि इंसान का रंग नहीं बल्कि उसकी सीरत उसे अच्छा बनाती है। सुहानी, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम काले सूट में बहुत गजब लगती हो। आई लव यू स्वीटहार्ट। आई लव यू सो मच। इस तरह कुछ समय बीत जाता है और सुहानी विशाल के साथ अपने घर वालों की रजामंदी से कोर्ट मैरिज कर लेती है और अपनी शादी के बाद सुहानी काले रंग के सूट ही पहनती है। साथ ही निहारिका भी अपनी बहन की खुशियों में खुश हो जाती है और विशाल को अपने जीजू के रूप में स्वीकार कर लेती है। सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्रज्ञा एक बहुत ही गुणी और संस्कारी लड़की थी जो अपनी माता सुषमा और पिता शंकर के साथ रहा करती थी। उसकी आवाज कोयल की तरह मीठी थी और उसकी आंखें नीली थी जिससे लोग मदहोश हो जाया करते थे। पर उसमें एक ही कमी थी कि उसके आगे के 2 दांत नहीं थे, जिसके चलते लोग उसका बहुत मजाक भी बनाते थे और इन सब से बचने के लिए वो हमेशा ही अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखती थी। एक दिन प्रज्ञा मार्केट जाती है और वो अपनी मनपसंद मिठाई खरीद ही रही होती है कि तभी कुछ चोर अचानक से आकर उसका पर्स छीनकर भागने लगते हैं। प्रज्ञा चिल्लाते हुए चोर के पीछे पीछे भागने लगती है। तभी वहाँ स्पर्श नाम का एक लड़का आ जाता है
और अपनी बाइक से उन चोरों को फॉलो करता है, जिसके बाद वो उनसे प्रज्ञा का पर्स छीनकर उसे वापस ले आता है और प्रज्ञा को सौंप देता है। ये लीजिए मैडम, आपका पर्स। थैंक यू सो मच। आपने उन चोरों से मेरा पर्स छीनकर मुझे वापस दे दिया। अरे कोई बात नहीं मैडम, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं उसकी मदद करता। अच्छा जी, बहुत अच्छे। हाय हाय, क्या आंखें हैं, क्या आवाज है। लगता है भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया होगा इसे। जी आपने कुछ कहा? कुछ नहीं मैडम, वो मैं क्या बोल रहा था कि आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो? ये तो मेरे माँ के संस्कार है। प्रज्ञा उसे फिर से थैंक्स बोलकर वहाँ से ही जाने लगती है। तभी वैसे मैडम, आप अगर बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? जी बोलिए। मैंने आपकी हेल्प की, बदले में आपने कुछ दिया नहीं, बस थैंक यू बोल के जा रही हो। That's not fair। क्या चाहिए आपको? तो कॉफी पर चलो मेरे साथ, इसी बहाने आपसे कुछ बातें भी हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। अभी मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, मुझे जाना है। ओके, जब तुम बोलो। वैसे एक बात और बोलनी थी मुझे, बोलूं? जी बोलिए। जी वो अगर आपका नंबर मिल जाए तो कॉफी के लिए फोन करके बुला लेता मैं आपको। हाँ लिखिए ना, 1 2 3 4 6 7। इस तरह दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से दिन रात फोन पर बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे बातों ही बातों में उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ऐसे ही एक दिन स्पर्श प्रज्ञा को पार्क में बुलाता है। प्रज्ञा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा नेचर सब कुछ कितना अच्छा है, पर मैंने आज तक तुम्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। पर मुझे पता है अगर तुम मुस्कुराओगी तो बहुत खूबसूरत लगोगी। छोड़ो ना, क्या रखा है मेरी स्माइल में? प्रज्ञा वहाँ से बहाने मार कर जा ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी एक स्कूल फ्रेंड भावना आ जाती है और उसे रोकते हुए बोलती है, हाय खिड़की, तू यहाँ कैसे? अरे अभी तक तेरी खिड़की बंद हुई या नहीं? हाय भावना, कैसी हो तुम? मैं और खिड़की क्लासमेट थे। अरे खिड़की, तूने बताया नहीं कि तेरी खिड़की बंद हुई या नहीं? भावना, ये क्या तरीका है बात करने का? जस्ट चिल यार, हम तो ऐसे ही बात करते हैं। प्रज्ञा प्लीज एक बार अपनी प्यारी सी स्माइल मुझे दिखा दो। पक्का मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस एक बार मुझे देखना है। अरे नहीं ना, मैं लेट हो रही हूँ, दोबारा मिलूंगी ना तब दिखाऊंगी पक्का। अभी मुझे जाना है। अरे अब क्या शर्माना, दिखा देना यार। इतना कहकर भावना जबरदस्ती प्रज्ञा का फेस मास्क हटा देती है और स्पर्श के सामने प्रज्ञा की बिना दांतों वाली स्माइल आ जाती है। क्या स्माइल है तुम्हारी। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारी खिड़की सच्ची में बहुत प्यारी है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। प्रज्ञा वहाँ से रोते हुए वापस जाने लगती है कि तभी स्पर्श उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और अपने गले से लगाकर बोलता है, I love you प्रज्ञा, और I'm really sorry, मुझसे गलती हो गई। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। स्पर्श की माँ सुमित्रा प्रज्ञा की फोटो देखकर उसे पसंद कर लेती है और कुछ ही दिनों बाद घर वालों की रजामंदी से स्पर्श और प्रज्ञा की कोर्ट मैरिज हो जाती है। शादी के बाद प्रज्ञा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है, पर शादी के बाद भी वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखती है। ऐसे ही एक दिन प्रज्ञा अपनी सास के पास चाय लेकर जाती है। माँ जी आपकी चाय। अरे बहू, तू हमेशा मास्क लगाकर क्यों घूमती रहती है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं माँ जी, सब ठीक है, बस यूं ही आदत है मुझे। तो फिर क्या बात है, जरा अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखा दे बेटा। ओ माँ जी, मैं तो भूल ही गई, गैस पर दूध रखा है, कहीं उबाल ना आ जाए। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। एक दिन प्रज्ञा अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी उसकी सास अचानक से वहाँ आ जाती है और प्रज्ञा का चेहरा देख लेती है। साथ ही उसकी स्माइल भी उसकी सास के सामने आ जाती है। हे भगवान,
अरे बहू, तेरे आगे के दांत कहाँ गए? हे प्रभु, कैसी लीला है तेरी, मेरी बहू के दांत ही गायब कर दिए तूने तो। माँ जी, शुरू से ही मेरे दांत ऐसे हैं। राम 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 राम। अरे घोर कलयुग है घोर, तूने मुझे धोखा दिया, धोखे से इस घर की बहू बनी। राम राम राम। अरे क्या मुंह दिखाऊंगी समाज वालों को। माँ जी, मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया है और स्पर्श को मेरे बारे में सब कुछ पता है। अपनी सास के ताने सुनकर प्रज्ञा बहुत रोने लगती है और जब शाम को स्पर्श वापस घर लौटता है तब सुमित्रा स्पर्श को बोलती है, अरे नालायक, नास पीटे, तूने उस लड़की के साथ मिलकर मेरी तो नाक ही कटवा दी। अरे गलती तो मुझसे हो गई जो मैं तेरी बातों में आ गई। मैंने तेरी शादी इस हवादार खिड़की वाली लड़की से करवा दी। पूरे समाज में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। सुमित्रा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और जब भी प्रज्ञा सुमित्रा के पास जाती तो वो उसे डांट कर वहाँ से भगा दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा बाहर जा रही होती है कि अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो मुंह के बल गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा मुंह खून में लथपथ हो जाता है। तभी प्रज्ञा भागी भागी अपनी सास के पास आती है और बोलती है, माँ जी, क्या हुआ आपको? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। प्रज्ञा सुमित्रा को हॉस्पिटल ले जाती है और स्पर्श को भी वहीं बुलाती है, जहाँ डॉक्टर उन दोनों को बताते हैं। वो क्या है कि सुमित्रा जी के मुंह में काफी चोट लग गई है, उनका जबड़ा टूट गया है, जिसके कारण उनके मुंह की छोटी सी सर्जरी करनी होगी और आगे के बेकार दांतों को हटाना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर स्पर्श और प्रज्ञा सर्जरी के लिए मान जाते हैं और सुमित्रा के मुंह की सर्जरी हो जाती है। कुछ दिनों बाद सुमित्रा बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो प्रज्ञा को अपनी सेवा करते हुए देखती है और थोड़ी देर बाद जब वो अपने दांतों की तरफ देखती है तो उसके आगे के 4 दांत नहीं होते। सुमित्रा मन ही मन बहुत पछताती है और अपनी बहू से माफी मांगती है। प्रज्ञा भी अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। नम्रता देवी एक विधवा औरत थी। शादी के 3 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो गई थी। उसका एक अर्जुन नाम का बेटा होता है। वो उसके पालन पोषण और उसकी आगे की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करती थी। अर्जुन भी मन लगाकर अपनी पढ़ाई किया करता था। यूं ही 24 साल बीत जाते हैं और 24 साल की उम्र में उसका बेटा अर्जुन एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए जाता है, लेकिन इस बार उसके पास फीस के लिए पैसे नहीं होते और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, कहाँ हो तुम? हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? माँ, अब मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, कभी डॉक्टर ही नहीं बन पाऊंगा मैं। क्यों, क्या हुआ? माँ, मेडिकल की एडमिशन फीस ही इतनी ज़्यादा है कि डॉक्टर बनने का सपना अब सपना सा ही लगता है। नहीं बेटा, तेरा सपना जरूर पूरा होगा। माँ, MBBS की पढ़ाई के लिए करीबन 10 लाख का इंतजाम करना होगा। बेटा मुझे कुछ टाइम दे, मैं जरूर कुछ करूँगी। इतना बोलकर नम्रता अपने घर से चली जाती है, जिसके बाद हॉस्पिटल में जाती है, जहां वो डॉक्टर को सारी बात बताती है और अपना एक किडनी बेच देने का फैसला करती है, जिसके बाद वो पैसों का इंतजाम करके अर्जुन का एडमिशन करवा देती है और कुछ समय बाद वो वापस अपने घर लौट आती है। अपनी माँ को देखकर अर्जुन उससे पूछता है, माँ, कहाँ थी तुम इतने दिन और इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और डॉक्टर बन जा जल्दी से। पैसे कैसे आए ये सब मत पूछ मुझसे। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और अर्जुन एक बहुत ही बड़ा MBBS डॉक्टर बन जाता है। वो वापस अपने घर जाकर अपनी माँ को ये खुशखबरी देता है तो उसकी माँ खुशी के मारे सारे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती है।
ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब नम्रता के घर की आर्थिक हालत पहले से काफी अच्छी हो जाती है और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। ऐसे ही एक सुबह अर्जुन बिना खाए पिए हॉस्पिटल चला जाता है। बेटे को भूखा जाता देख नम्रता उसके लिए लंच बनाकर हॉस्पिटल जाती है और वहां पहुंचकर वो अर्जुन को फोन मिलाती है। हेलो, बोलो माँ, क्या हुआ? बेटा मैं तेरे लिए हॉस्पिटल आई हूँ, तेरे लिए खाना लेकर। क्या? अरे माँ, पागल हो गई हो क्या? क्यों, क्या हुआ बेटा? अरे किसने बोला था हॉस्पिटल आने को? कम से कम मेरे स्टेटस का तो ध्यान रखा करो माँ। तुमको देखकर कौन बोलेगा कि तुम मेरी माँ हो? क्यों बेटा? कहाँ मैं और कहाँ तुम, अनपढ़। अब जाओ यहाँ से, खुद खाओ बैठकर। नम्रता वहां से रोते हुए वापस घर आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अर्जुन अपने ही हॉस्पिटल की एक सीनियर डॉक्टर रिद्धिमा के साथ रिलेशनशिप में होता है और कुछ समय बाद उससे शादी कर लेता है। अर्जुन उसको अपने घर ले जाता है। जब नम्रता देखती है कि उसका बेटा शादी करके आया है, तब वो आरती की थाल लिए वहां आती है और तभी उसको उसकी कही बातें याद आ जाती है और आरती की थाल लिए वो रोते हुए वहां से वापस अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन जब अर्जुन हॉस्पिटल चला जाता है, तब रिद्धिमा नम्रता के कमरे में आती है और उससे कहती है, कहीं देखा है आपको? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। याद नहीं आ रहा। ओ हाँ आंटी जी, मुझे याद आया। आज से ठीक 6 साल पहले आप एक हॉस्पिटल में आए थे किडनी बेचने के लिए। हाँ, ओ डॉक्टर रिद्धिमा। हाँ, आपके मालिक है ना अर्जुन, उन्हीं की पत्नी हूँ। कल ही तो शादी की है हमने। बेचारा अकेला रहता है, अनाथ है ना। क्या, अनाथ? हाँ जी, वो बता रहे थे आपके बारे में कि आप उनकी काम वाली ताई हैं, मगर आप उन्हें अपने बेटे की तरह प्यार करती हैं। अब हाँ, मेरा बेटा ही है वो, समझो ये। वैसे आपने किडनी अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बेची थी ना? कहाँ है आपका बेटा, क्या कर रहा है आजकल? हाँ, वो तो विदेश में है ना। ओह अच्छा आंटी जी, चलिए कोई बात नहीं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अर्जुन रिद्धिमा के आने के बाद अपनी माँ को पूरी तरह से इग्नोर किया करता था। उसके ऐसे बर्ताव से नम्रता पूरी तरह से टूट चुकी थी और ऐसे ही एक सुबह अर्जुन और रिद्धिमा दोनों नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद नम्रता वहाँ नाश्ता लेकर आती है और सबको नाश्ता देती है। अर्जुन जैसे ही नाश्ता मुंह में डालता है तो अजीब सा मुंह बनाकर नम्रता से कहता है, ये क्या बना दिया तुमने सुबह सुबह? अरे इससे तो अच्छा है कि भूखा ही रहूं। क्या हुआ बेटा, अच्छा नहीं लगा क्या? क्या खाक अच्छा है? अरे छोड़ो ना अर्जुन, इतना बुरा भी नहीं बना। तुम चुप रहो रिद्धिमा। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि सोचता हूँ घर से ही बाहर कर दो इनको। आखिर कब तक झेलूंगा इन्हें? अरे बहुत हो गया तुम्हारा। मैं पूछती हूँ, आखिर गलती ही क्या है ताई की? अर्जुन गुस्से से वहाँ से चला जाता है और नम्रता को अपने बेटे की ये परेशानी और ऐसे बर्ताव से बहुत ठेस पहुँचती है और वो एक खत छोड़कर आधी रात को उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए एक वृद्धा आश्रम में चली जाती है और अगली सुबह रिद्धिमा उसका खत पढ़ने लगती है, जिससे उसको पता चलता है कि अर्जुन नम्रता का बेटा है। वो गुस्से में आकर अर्जुन के पास जाती है और उसको खींचकर एक जोरदार थप्पड़ लगाकर बोलती है, अर्जुन, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए। कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं इसकी नम्रता ताई का बेटा हूँ? जिसने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, जिसके तुम पर इतने उपकार है, उसके साथ तुमने ऐसा किया। अरे तो अब वो मेरे स्टेटस की नहीं है, इसलिए मैं उनसे थोड़ी दूरी बना कर रखता हूँ और टाइम से पैसे और खाना पीना मिल ही रहा है, तो और क्या चाहिए? एक बेटे का प्यार, उसके प्यार से बोले हुए 2 शब्द, और क्या चाहिए होता है एक माँ को? अरे जिस स्टेटस की तुम बात कर रहे हो ना,
वो तुम्हारी माँ की देन है, वरना तुम भी कहीं किसी फैक्ट्री में धक्के खा रहे होते। तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारे अच्छे करियर के लिए आज से ठीक 6 साल पहले उन्होंने अपनी किडनी बेची थी ताकि तुम कुछ अच्छा कर सको, तुम कुछ बन सको। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे यहाँ आने के बाद भी माँ जी ने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि वो तुम्हारी माँ है, ताकि तुम्हारे इस सो कॉल्ड स्टेटस पर कोई दाग न लग सके। शेम ऑन यू अर्जुन, तुम्हें पता नहीं है कि एक माँ का दिल क्या होता है। मुझे माफ कर दो रिद्धि माँ, मैं बहुत बुरा हूँ यार। मैंने अपनी माँ को इतनी तकलीफ दी, बल्कि उन्होंने मुझे हमेशा से ही अपनी पलकों पर रखा, और जब मेरा समय आया उनको सुख देने का, तब मैंने उनको धिक्कार दिया। मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, माँ से मांगो। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो नम्रता को हर जगह ढूंढता है। कुछ समय बाद उसको उसकी माँ एक आश्रम में मिलती है और वो वहाँ अपनी माँ के गले लगकर खूब रोता है और उससे माफी मांगता है और उसको वापस अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ रिद्धिमा अपनी सास की खूब सेवा करती है। जिसके बाद वो तीनों हंसी खुशी एक अच्छे परिवार की तरह अपनी जिंदगी बिताते हैं। प्रिया एक बहुत ही मौज मस्ती करने वाली शहर की लड़की थी। उसे पब और लॉन्जेस में जाकर पार्टी करना बहुत पसंद था। इन सब के चलते उसे हुक्का पीने की भी काफी बुरी लत लग गई थी। वो घर वालों से छुपते छुपाते घर में भी हुक्का पिया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने घर में अकेले हुक्का पीते हुए छलनी निकाल रही थी, तो वो इस बात से अनजान थी कि उसके माता पिता घर वापस आ चुके हैं। उसके पिता हरीश अपनी बेटी के कमरे से धुआं निकलता देखकर बहुत घबरा जाते हैं और तोड़कर उसके कमरे की तरफ जाते हैं। जहां जैसे ही वो उसके कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो बहुत ही चौंक जाते हैं और बोलते हैं, प्रिया, ये सब क्या है? वो डैड। बस, तो ये सब करती हो तुम हमारी गैर मौजूदगी में? शर्म नहीं आती तुम्हें? डैड मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार। बस, अब मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। आज से तुम्हारा बाहर आना जाना सब बंद। अब जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करना ही ठीक होगा। नो डैड, प्लीज प्लीज मुझे अभी शादी नहीं करनी। एटलीस्ट एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्रॉमिस। नहीं, तेरी शादी होगी तो मतलब होगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रिया के लिए जय नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो कि काफी इज्जतदार और साथ ही अमीर होता है। वो अपनी माता गीता के साथ उसे देखने आता है। हरीश उन लोगों का अपने घर में स्वागत करता है। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। जी भाई साहब। तभी प्रिया तैयार होकर नीचे आ जाती है, जिसे देखकर जय को उससे पहले ही नजर में प्यार हो जाता है। वहीं प्रिया उसे देखकर मुंह बना लेती है। आज ये लड़की तो बहुत सुंदर है आपकी। अरे हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। जी जी, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का है बहन जी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी आप जैसे संस्कारी परिवार की बहू बनने जा रही है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वहीं प्रिया मुंह चढ़ाती रहती है। दोनों के परिवार वाले उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों में धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रिया का किसी भी काम में मन नहीं लगता था और वो अपनी पुरानी जिंदगी को काफी ज्यादा मिस करने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, बहू, अरे ओ बहू, अरे आखिर बात क्या है? तू अक्सर ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठी रहती है? सब ठीक तो है ना? जब से शादी हुई है तेरी, मैं देख रही हूँ तू उखड़ी उखड़ी सी नजर आती है। क्या बात है आखिर? अरे क्या है आप लोग, आपको दिखता नहीं है क्या? मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, फिर भी आप लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अरे मुझे सांस तो लेने दो। अरे ऐसा क्या हो गया जो मुझ पे इतना चिल्ला रही है तू? अगर शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती उस टाइम।
किया था मना, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी एक नहीं सुनी। उन्हें तो बस अपनी बेटी के लिए एक करोड़पति लड़का चाहिए था, बस फिर। हे भगवान, अरे तेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरे बेटे की शादी तेरे से करवा दी। रुक, मैं अभी तेरे घर वालों को फोन करती हूँ। नहीं नहीं रुकिए, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो कि उन्होंने मेरी शादी करवाकर कितनी बड़ी गलती की है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। प्रिया अब अपने ससुराल में भी उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। वो अक्सर अपने दोस्तों को बुलाकर घर में पार्टी करती और हुक्का पीती। ऐसे ही एक दिन जब उसके पति के कुछ क्लाइंट्स मीटिंग के लिए उनके घर आए होते हैं, तब वो उनके सामने नशे में धुत हुक्का पीते हुए उनके मुंह पर छल्ले उड़ाने लगती है। तभी क्लाइंट्स उससे बोलते हैं, मैम ये सब क्या है? हम लोग यहाँ पर मिस्टर जय के साथ मीटिंग करने के लिए आए हैं। अरे मीटिंग छोड़ो ना, यहाँ पार्टी हो रही है तो सब लोग मिलके पार्टी एंजॉय करो। मैम आप जानती भी हैं आप किससे बात कर रही हैं? एक्सक्यूज मी, ए बुड्ढे, इसमें मुंह बनाने वाली क्या बात है? इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देख रहा है, खाएगा क्या? समझ नहीं आता, जय जैसे सक्सेसफुल आदमी की वाइफ तुम्हारे जैसी बदतमीज और नशेड़ी लड़की कैसे बन गई, जिसे घर आए मेहमान के साथ बात करने की तमीज नहीं है। ए बुड्ढे, क्या बोला है? नशेड़ी हूँ मैं? इतने में वहाँ जय आ जाता है। उसके क्लाइंट्स उससे बोलते हैं, मिस्टर जय, ये आपकी वाइफ हैं? जी हाँ, कहिए क्या बात है? अरे भाई मानना पड़ेगा आपकी पसंद को, ऐसी नशेड़ी और बदतमीज बीबी जो ढूंढे आपने अपने लिए। बस कीजिए, बहुत बोल लिया आपने। अब मैं अपनी वाइफ के बारे में एक और शब्द नहीं सुनूंगा, समझ गए आप? इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जय अपनी बीवी को कमरे में ले जाता है और उसके माता पिता को फोन करके सारी बात बताता है और उन्हें अपने घर बुलाता है। हरीश और गरिमा दोनों जय की बातें सुनकर फौरन अपनी बेटी के ससुराल पहुंचते हैं। अंकल, मुझे मेरी माँ ने बताया कि आपने प्रिया की शादी मेरे साथ जबरदस्ती कराई थी। हाँ जय, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैंने सब अपनी बेटी की खुशी के लिए किया था। लेकिन जहाँ तक बात खुशी की है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। शादी के बाद से लेकर अब तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब इसने घर में तमाशा ना किया। लेकिन आज तो हद हो गई। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। आप अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा सकते हैं, मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा। नहीं जय, मुझे पता है कि प्रिया अभी इतनी समझदार नहीं है, लेकिन वह दिल की बहुत अच्छी है और मैं जानता हूँ कि सिर्फ तुम ही मेरी बेटी के लिए सबसे सही लड़के हो जो उसे सुधार सकते हो। अंकल, बेहतर यही है कि आप प्रिया को अपने साथ ले जाएं, ताकि मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। गरिमा अपनी बेटी के पास जाती है। प्रिया के होश में आते ही वो उसे सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो भागकर अपने पति के पास जाती है और बोलती है, जय प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बहुत परेशान किया, तुम्हारे हर काम में रुकावट बनी, पर फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अब मैं समझ गई हूँ, मुझे मेरी हर एक गलती का एहसास है। प्लीज मुझे माफ कर दो जय। प्रिया उठो, रोना बंद करो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम मेरी पत्नी हो, मैंने तुमसे प्यार किया है, शादी हुई है हमारी, और मेरे सामने कोई तुम्हारी बेइज्जती करे ये मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। प्रिया अपनी हुक्का पार्टी करना भी बंद कर देती है और अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालती है और अपने पति के साथ और अपनी सास के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। मोहिनी अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए यूपी से दिल्ली के एक पीजी में शिफ्ट हुई थी। वो इस शहर से बिल्कुल अनजान थी, जिस वजह से उसको शहर में एडजस्ट करने में काफी दिक्कत हो रही थी। पर धीरे धीरे और समय के साथ साथ वो मैनेज करना सीख रही थी। ऐसे ही एक दिन
जब वो कॉलेज जा रही होती है तो वहाँ उसको एक शालू नाम की लड़की मिलती है और वो उससे कहती है, हे, तुम नई दिख रही हो। हाँ, मैं यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने आई हूँ। वैसे कहाँ की रहने वाली हो? मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। धीरे धीरे मोहिनी और शालू अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही एक बार शालू और मोहिनी कॉलेज से घर आ रहे होते हैं, पर उनको कोई बस या ऑटो नहीं मिलता। तभी शालू अपने भाई विक्रम को फोन करके वहाँ बुला लेती है। यहाँ पहली बार विक्रम की मुलाकात मोहिनी से होती है। कुछ देर बाद वहाँ विक्रम आता है और शालू दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाती है। विक्रम को पहली ही नजर में मोहिनी पसंद आ जाती है। विक्रम उन दोनों को बाइक पर बिठाकर घर ड्रॉप कर देता है। एक शाम शालू कॉलेज नहीं आई थी और मोहिनी अकेले ही बस स्टैंड पर खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ बाइक पर सवार विक्रम आता है और उससे बोलता है, हे मोहिनी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ कॉफी पीने चल सकती हो। जा तो सकती हूँ, मगर ये बात शालू को पता चली तो क्या होगा? रिलैक्स यार, ये शहर है, यहाँ सब कुछ होता है। अरे मेरी बहन को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, चलो ठीक है, चलते हैं फिर। दोनों बाइक पर बैठकर कॉफी पीने चले जाते हैं। धीरे धीरे दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना जन्म लेती है और वो एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। ऐसे ही एक दिन विक्रम मोहिनी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और घर वालों की रजामंदी से दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। विक्रम मोहिनी को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आता है, जहां उसकी मां कमोलिका देवी उन दोनों का स्वागत करती है। मोहिनी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। थोड़े ही वक्त बाद शालू की भी शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। ऐसे ही एक दिन मोहिनी बाहर मार्केट से लौट रही होती है कि तभी उसको एक डेंटल क्लिनिक के बाहर बैनर लगा हुआ दिखाई देता है, जिस पर लिखा होता है, एक सोने का दांत सिर्फ 500 में लगवाए। ये देखकर वो क्लिनिक के अंदर जाती है और डॉक्टर से बात करने लगती है, जिस पे डॉक्टर उसे बोलता है, जी बोलिए मैम। क्या सच में 500 रुपए में एक सोने का दांत? वाओ! हाँ बिल्कुल। डॉक्टर, मुझे भी लगवाने हैं सोने के दांत। ठीक है, फिर कल आप हमारे क्लिनिक आ जाइए, हम आपके कुछ टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपका सोने का दांत लगा देंगे। ठीक है, तो फिर मैं कल आती हूँ आपके पास। वो घर आकर इस सब के बारे में अपनी सास और अपने पति को बताती है और उसकी सास गुस्से से बोलती है, अरे तेरा दिमाग तो सही है ना? क्या जरूरत है ये सब करवाने की? माँ जी प्लीज मान जाओ ना, मेरा बहुत मन है सोने के दांत लगवाने का, और ऑफर भी तो देखो कितना सस्ता है, कितना फायदेमंद है। अरे मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने ये करवाया ना तो मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगी। मोहिनी वहाँ से गुस्से में चली जाती है, पर उसके दिल से सोने के दांत लगवाने का ख्याल नहीं जाता। वो बार बार सबको मनाने की कोशिश करती है, पर कोई भी उसे इस बात की इजाजत नहीं देता। पर मोहिनी का शौक कम होने का नाम ही नहीं लेता है। ऐसे ही एक दिन वो किसी को भी बिना बताए उसी डेंटल क्लिनिक पर जाती है और डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर आई एम रेडी, आप मेरे सोने के दांत लगा दीजिए, वो भी सारे के सारे। मैम आपके टोटल हुए 20,000, जिसमें से 16,000 दांतों के और 4,000 दांत लगवाने के। अरे पैसों की तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस आप लगा दीजिए। कुछ देर बाद डॉक्टर मोहिनी के असली दांत निकालकर सोने के दांत लगाने की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। करीब 4 घंटे के लंबे परिश्रम के बाद मोहिनी के सोने के दांत लग जाते हैं। वो डॉक्टर को पैसे देकर वापस अपने घर आती है और अपनी सास के आगे खड़े होकर अपनी बत्तीसी दिखाने लगती है, जिसे देखकर कमोलिका का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है
और वो उसे जोरदार तमाचा जड़ देती है। अरे कलमोही, ये क्या करवा आई तू? मेरे मना करने के बाद भी तूने ये कदम उठा लिया। माँ जी, ये मेरे दांत हैं, मैं इनके साथ कुछ भी करूं, आपको उससे क्या ही लेना देना है? अरे मेरे घर में रहेगी तो मेरे हिसाब से ही रहना होगा तुझे। माँ जी देखिए, मैं घर का सारा काम करती हूँ, आपको विक्रम जी को टाइम पर खाना देती हूँ, आपके आए हुए सारे मेहमानों का अच्छे से स्वागत करती हूँ। अरे कम से कम मुझे एक चीज तो अपने हिसाब से करने दीजिए, मेरे ही तो दांत हैं, आपके उधार थोड़ी ले लिए मैंने। अरे याद रखिए तू, नास पीटी बहुत रोएगी एक दिन। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे मोहिनी के सारे सोने के दांत अब काले पड़ने लगते हैं। वो अकेले में ही खुद को शीशे के आगे देखकर अजीब अजीब से मुंह बनाकर रोने लगती है। और एक दिन उसकी सास उसके ये काले दांत देखकर उससे बोलती है, इधर आ जरा मेरे पास, तेरे सोने के दांत अब काले कैसे हो गए? अरे कहीं सोने की जगह लोहे के दांत तो नहीं लगवा आई तू? माँ जी देखिए ना, मेरे दांतों का क्या हाल हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? नहीं जाना, फिर से लगवा ले दांत, और हाँ इस बार हीरे के लगवा लियो। माँ जी प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, प्लीज। मैं क्या मदद करूँ? जब उस टाइम मैं तुझे समझा रही थी तो तू तो कह रही थी कि मेरे दांत हैं, ये हैं वो हैं, पता नहीं क्या क्या। अच्छा ठीक है, और पहले तो तू मुझे वहाँ ले चल जहाँ से तूने ये दांत लगवाया है। दोनों उसी क्लिनिक में जाते हैं, मगर वहाँ कोई क्लिनिक नहीं होता। ये देखकर मोहिनी रोने लगती है। फिर उसकी सास उसको एक अच्छे से डेंटल क्लिनिक में ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसके सारे नकली सोने के दांत निकालकर उसको हमेशा के लिए परमानेंटली नकली दांतों का जबड़ा लगा देते हैं। कुछ समय बाद दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं और मोहिनी अपनी सास से बोलती है, माँ जी मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी, अगर मान ली होती तो इस उम्र में मुझे नकली जबड़ा न लगवाना पड़ता। हे भगवान, ये मैंने क्या कर लिया अपने साथ? इस तरह मोहिनी को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो आगे से इस सब के बारे में करने तो क्या, सोचने का भी ख्याल नहीं करती। ये सब देखकर उसकी सास और उसके पति को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद सब लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सोने के दांतों वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे सोने के दांत लगवाने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।